हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, साइंस विज्ञान का कक्षा 8 का पेपर बहुत जल्दी आने वाला है, तो मैं आप लोगों के लिए एक ना केवल फॉर्मेट लाया हूं कि भाई किस तरह से छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आप देखिएगा। प्लस हर पार्ट में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, वो सारे लेकर के आया हूं और आप लास्ट तक बने रहें और सारे प्रश्नों को अच्छे से करके जाइएगा। मैं आपको दावा करता हूं कि आपके अधिकतर प्रश्न उनमें से ही मिलेंगे, क्योंकि ये तो छोटे क्वेश्चंस हैं और आपके पूरे चैप्टर्स का एक बहुत अच्छा फॉर्मेट बनाया जो इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले देखिए छोटे क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको। इस तरह से छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? फसल, बीज, खरपतवार या कृषि पद्धति। तो फसल कहते हैं ना, एक ही जगह पे उगाए जाते हैं, तो फसल हो गया इसका आंसर। ये जैसे एक सैंपल पेपर है, लेकिन आप ये समझ लीजिए इसी क्वेश्चंस इसी टाइप से पूछे जाएंगे, बस उनका तरीका अलग होगा। समझ रहे हैं? जैसे इसने फसल की परिभाषा पूछ लीजिए, मान लीजिए खरपतवार क्या पूछ लेते कि फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक जो पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो खरपतवार आंसर आता। तो आपको इसीलिए मैंने जो हर चैप्टर के जो पॉइंट्स बताए हैं वो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन पहले एक बार मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे और आप उनको सॉल्व कैसे, हल उनका कैसे करेंगे। दूसरा देखिए, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है? अरे फसलों को क्या देते हैं हम? सिंचाई, पानी तो देते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो चादर में कौन परिवर्तित होते हैं? जो धातु होते हैं। तो इनमें से धातु कौन सा है? देखिए, जिंक, फास्फोरस, सल्फर या ऑक्सीजन। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो ये जिंक क्या हो गया? धातु। धातु को ये हम पीट सकते हैं ना, आघात वर्ध्यता कहते हैं। पीटकर पतली चादर में परिवर्तित करना, आघात वर्ध्यता। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? प्रवासी पक्षी का। भाई जब रेड डाटा बुक आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जो संकटापन्न स्पीसीज हैं, जो खत्म होने वाली हैं, उनका रिकॉर्ड रहता है। फिर ये तो संकटापन्न स्पीसीज इसका उत्तर होगा। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या कहलाता है? निषेचन, कायांतरण, रोपण या मुकुलन। तो आपको पता होना चाहिए इसको क्या कहते हैं, कायांतरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करके जाइएगा इसको। मानव कर्ण के लिए श्रव्यता का परास, मतलब मानव कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है? तो मानव की ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से करना है आपको। अगला देखिए, निम्न में से विद्युत का सुचालक पदार्थ। सुचालक का मतलब जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। तो रबड़, कॉपर, कांच या सूखी लकड़ी। तो कॉपर ना, जिसमें से आसानी से क्या हो जाता है? विद्युत प्रवाहित हो जाता है। और आप लोगों के लिए देखिए इतने सारी टॉपिक्स, इतनी सारी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम लोगों को अभी उत्साह बढ़ता है, हमें भी मज़ा आता है कि नहीं चलो अब बच्चे सीख रहे हैं तो हमें भी और बच्चों के साथ रहना है। तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, वहाँ तक इनको पहुँचाएँ, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स रहती है तो मुझे कमेंट जरूर करें और अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करें। और अच्छा नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। तो जब यह पाठ पढ़ेंगे तो देखिए, प्लास्टिक का पैमाने भी आवेशित होता है, फूला हुआ गुब्बारा भी आवेशित। जैसे गुब्बारे को सिर में आप ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, दीवार में तो चिपकाएंगे, चिपक जाता है ना, उसी को आवेशित करना कहते हैं। ऊनी वस्त्र को भी ऐसा ही हो जाता है, लेकिन तांबे की छड़ नहीं होती, तो इसलिए इसका आंसर है तांबे की छड़। मलेरिया के संचरण का तरीका क्या है? वायु, मच्छर, वायु या मच्छर। मलेरिया तो सभी पहचान गए होंगे, आजकल तो गांवों शहरों हर जगह पहुंच चुका है। गेहूं की रस्ट नामक रोग का कारक है। तो ये जो गेहूं में रस्ट नामक जो रोग होता है वह किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, शैवाल या कवक। तो ये कवक जनित रोग है, ये ध्यान रखिएगा। फिर पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग में लाया जाता है? इनमें से कौन सा हम रोड बनाने में काम में लेते हैं? कोल तार, काला काला डामर देखा है ना, उसको कोल तार कहते हैं, तो उसका उपयोग करते हैं हम। अब देखिए हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो पहला पार्ट है देखिए हमारा फसल वाला, उसमें से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। और देखिए मैं आपको एक एक चीज़ बहुत क्लियरली से कराता हूँ, अच्छे से इनको याद करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। देखिए अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं, और कम से कम सुनते रहिए। देखिए सुनने से भी चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं। तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, एक बार आप सुनते चलिए कि क्या चीज़ होती है। जैसे देखिए फसल को परिभाषित करें,
तो फसल क्या होती है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे, जैसे मान लीजिए गेहूं है, गेहूं को हमने एक ही जगह पे गेहूं को उगाया है ना, बहुत बड़े पैमाने पर उगाया, तो क्या हो गई? वो गेहूं की फसल हो गई, है ना। ऐसे सोयाबीन को उगाया तो सोयाबीन की फसल हो गई, है ना। अब है निम्न वाक्यों में से सत्य और असत्य लिखिए। जैसे गेहूं एक रबी की फसल नहीं है, ये सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य है ना, क्योंकि गेहूं एक रबी की फसल है। खरीफ और रबी की फसल अभी हम पढ़ेंगे आगे। देखिए खरीफ फसलें किन्हें कहते हैं? खरीफ फसलें देखिए वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसलें कहलाती हैं। इनको वर्षा ऋतु में बोते हैं। अभी जो बरसात अब शुरू होगी जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में इनको उगाते हैं हम, है ना। फिर 2 खरीफ फसलों के नाम लिखिए, जैसे धान और कपास, है ना। फिर रबी फसलें किन्हें कहते हैं? ये है खरीफ और रबी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से बहुत प्रश्न आएंगे, आपको अच्छे से करना है। देखिए रबी फसलें किन्हें कहते हैं? शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। 2 रबी फसलों के नाम लिखिए, जैसे गेहूं और सरसों, ठीक है। अब देखिए उर्वरक क्या होते हैं? तो उर्वरक वे रसायन पदार्थ जो मिट्टी को विशेष पोषक तत्व प्रदान करते हैं उन्हें हम उर्वरक कहलाते हैं। इसके बाद खाद किसे कहते हैं? ये ध्यान रखिएगा, उर्वरक और खाद में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो उर्वरक के रासायनिक पदार्थ होते हैं, है ना, वे रासायनिक पदार्थ जो मिट्टी को विशेष पोषक तत्व प्रदान करते हैं उर्वरक कहलाते हैं। और इसके पॉइंट देखिए, जैसे इन्हें फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, ये पौधों को, एक पौधों के लिए तो ये फायदेमंद होते हैं, लेकिन दूसरे पौधों को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गया उर्वरक। खाद जो हम अपने जानवरों के अपशिष्ट से बनाते हैं, गोबर वगैरह से, उसको खाद कहते हैं। तो देखिए खाद वह कार्बनिक पदार्थ होता है जो पादपों और जंतुओं के अपशिष्टों के गलने सड़ने से बनता है तथा मृदा को ह्यूमस प्रदान करता है। आई बात समझ में? तो खाद की ये परिभाषा हो गई। कार्बनिक पदार्थ मतलब जो हमारे घरों से वेस्ट निकलता है ना, कूड़ा कचरा, गाय भैंसों का गोबर, उनसे जो खाद बनती है ना, तो इसीलिए उसको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। उर्वरकों के 2 उदाहरण, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट। सिंचाई के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं सिंचाई के स्रोत? जैसे कुआं है, नलकूप है, तालाब है, झील है, नदियां हैं, बांध है तथा नहर है। सिंचाई के 2 पारंपरिक तरीके लिखिए, जैसे रहट पुराने टाइम में यूज होता था ना, ऐसे ही उत्तलोत्तक तंत्र और मोट और घिरनी। अब है सिंचाई के 2 आधुनिक विधियों का नाम लिखिए जिनके द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकें। कौन कौन से हैं? छिड़काव तंत्र और डीप तंत्र। छिड़काव तंत्र और डीप तंत्र में आपको मैं एक चीज बता दूं, इनको अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि ये दोनों में से बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे। छिड़काव तंत्र और ड्रीप तंत्र, इनमें से प्रश्न कैसे देखिए छिड़काव तंत्र क्या होता है? जिसमें आपने देखा होगा जो नोजल्स लगे होते हैं, ये पाइप जो हैं वो समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं, इन पर नोजल होता है और उन नोजल्स में जब पानी एक बड़ी से टंकी से उनको जोड़ा जाता है, जब टंकी में से पानी को छोड़ा जाता है तो नोजल घूमता है और घूम करके पूरा छिड़काव करता रहता है, तो उसको छिड़काव तंत्र कहते हैं। ड्रीप तंत्र, पाइप्स जो हैं वो जो जड़ें होती हैं पौधों की, वहाँ पर एक छोटी पतली पाइप लगी होती है और उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें से बूंद बूंद करके पानी गिरता है, तो उसको डीप तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं खरपतवार। खरपतवार क्या होता है? कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने गेहूं की फसल उगाई और उसमें जैसे बथुआ उग गया, तो बथुए की मेरे को जरूरत नहीं है ना, तो वो अवांछनीय पौधे जो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। अवांछनीय पौधे ना, जिनकी हमें जरूरत नहीं है। खरपतवार की एक हानि क्या है? तो देखिए फसली पौधों की पैदावार को कम करेगा, है ना, ये पैदावार को कम कर देता है। निराई किसे कहते हैं? खरपतवार को हटाना ही क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। प्रथम 2 कृषि पद्धतियों के नाम लिखिए, मतलब कृषि पद्धतियां क्या क्या हैं? कोई सी भी 2 लिख दीजिए, जैसे मिट्टी तैयार करना और बुआई करना। बुआई की सबसे उत्तम विधि का नाम कौन सा है? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से बुआई करते हैं ना, बीज डालते हैं खेतों में। फसल चक्र को परिभाषित करें, नाम में ही देखिए आंसर है फसल चक्र। एक ही खेत में फलीदार एवं अफलदार फसलों को अदल बदल कर बोना ही फसल चक्र कहलाता है। मतलब एक बार मैंने फलीदार पौधे उगा दिए और एक बार अफलीदार पौधे उगा दिए, तो उसको फसल चक्र कहते हैं। राइजोबियम जीवाणु का कार्य क्या होता है? ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। फिर खरपतवारनाशी क्या है? जो खरपतवार को हटाएगा खेतों से उसको खरपतवारनाशी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इस चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चंस। अब देखिए इसके बाद इसमें से जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन से बन सकते हैं जिन्हें हमें करना ज़रूरी है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें से देखिए ये जो एक प्रश्न है
संक्षेप में मुख्य कृषि पद्धतियों का वर्णन कीजिए। इसमें से देखिए छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं और बड़े भी। ये नहीं कि सर बुआई तो आपने बताई नहीं, देखिए मैं इसीलिए इसमें से ले रहा हूँ, हर पॉइंट को अच्छे से समझना है। जैसे कृषि पद्धतियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करते हैं हम खेतों में, तो सबसे पहले खेत में हल द्वारा जुताई की जाती है तथा मिट्टी को पोला बनाते हैं, इसे ही मिट्टी तैयार करना कहते हैं। हल चलाया ना, उसके बाद बुआई, खेत की तैयारी के पश्चात उसमें बीजों को बोया जाता है। बुआई हाथ द्वारा, बीज बिखेर कर या सीड ड्रिल द्वारा कर सकते हैं। तो मतलब बीजों को जो हम बोते हैं उसको बुआई कहते हैं। फिर सिंचाई, अब बीज उगा दिए, अब उन बीजों को पानी चाहिए ना, तो खेतों में जब हम पानी देंगे तो उसी को सिंचाई कहेंगे। तो ये देखिए वही है, वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है, पौधों को जल देना ही सिंचाई कहलाता है। अब कहाँ कहाँ से जल देंगे वो आप लिख सकते हैं मन से भी। अब निराई, मेन इनका अर्थ समझते जाइए कि मतलब क्या है, फिर आप अपनी भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। निराई, हाथ द्वारा अथवा यंत्रों की सहायता से खरपतवार को निकालना ही क्या कहलाता है, निराई कहलाता है, खरपतवार हटाना। फिर खाद देना, पौधों की, ये ध्यान रखिएगा, खाद में मैंने आपको बताया हमारे पास एक तो खाद और उर्वरक, ये दोनों में बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिए। उर्वरक जो फैक्ट्रियों से बन के आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनियम ऐसे, और खाद जो हम अपने घरों में जो कचरा बचता है, गाय गोबर, जो गोबर बचते हैं उनसे जो बनाते हैं उनको खाद कहते हैं, है ना। अब आता है खाद देना। तो देखिए पौधों को वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है। खेत में लगातार फसल बोने से कुछ आवश्यक पोषकों की कमी हो जाती है, इससे मृदा की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। खाद डालने से मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। अब ये खाद भी दे दिया, फसल की सुरक्षा करना जरूरी है। फिर उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे, कीट पक्षी जंतुओं से उनको बचाते हैं। इसके लिए पीड़क नाशियों का भी उपयोग किया जाता है, मतलब फसल की सुरक्षा करना। कटाई, अब फसल हो गई तब उसकी कटाई करेंगे, पकने के बाद फसल की कटाई की जाती है। इसके लिए दरांती की सहायता से कटाई की जाती है। आजकल थ्रेशर मशीन की सहायता से दानों को फिर भूसे से अलग कर दिया जाता है। ये चैप्टर आपका टोटल 7 नंबर का है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। और जो मैं इंपॉर्टेंट बताता जाता हूँ कॉपी में लिखते ही जाइए, ठीक है। और हाँ, आप लोग देखिए जो मेरिट लिस्ट की तैयारी कर रहे हैं या 80-90% से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा सजेशन है। देखिए मैं बार बार यही कहता हूँ, सुनने में हमारा कुछ नहीं जाता, अगर आपको याद है तो एक बार जब मैं बोल रहा हूँ तो देखिए क्या आपके दिमाग में वो चीज़ें आ रही हैं। और जो बच्चे कमज़ोर हैं आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, जो मैं समझाता जा रहा हूँ इनको अच्छे से याद करके जाइए, बहुत सारे प्रश्न इसमें से आपके आएंगे। अब आते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे, देखिए सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, ये 5 नंबर का चैप्टर है आपका। इसके देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे चिकन पॉक्स एक संचरणीय रोग है, सही है या गलत है? सत्य है ना, क्योंकि संचरणीय का मतलब जो एक से दूसरे में फैले उसे संचरणीय रोग कहते हैं। फिर विषाणु या वायरस द्वारा होने वाली 2 बीमारियों के नाम, जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स, ये किससे होते हैं? विषाणु या वायरस से होते हैं। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम, प्रोटोजोआ से कौन कौन से हो सकते हैं? अतिसार एवं मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाले 2 रोग, जैसे टाइफाइड और क्षय रोग। 2 प्रकार के जीवाणुओं के नाम लिखिए, एक तो सर्पिलाकार जीवाणु एवं छड़ आकार के जीवाणु। शैवाल के 2 उदाहरण, ये देखिए जो उदाहरण आ रहे हैं अच्छे से याद करना है। देखिए क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, ठीक है। फिर आते हैं एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ खाते हैं ना, तो वे औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहते हैं। प्रतिजैविक के कोई 2 उदाहरण लिख दीजिए, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, है ना। फिर आता है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, टीका या वैक्सीन क्या है? वह पदार्थ जिसके प्रवेश करने के पश्चात शरीर क्या बना लेता है? प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं। अगला, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने 1798 में 1798 में की थी। उन बीमारियों के नाम बताइए जिनमें टीकाकरण के कारण बचा जा सकता है, तो कौन कौन से हैं? जैसे हैजा, क्षय रोग, चेचक। बच्चों को जो टीके लगते हैं उनमें से कोई भी 2 नाम लिख दीजिए, ठीक है। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में क्या है? एक टीका ही तो है, वैक्सीन। उन 2 पदार्थों के नाम लिखिए जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। विघटित मतलब जिनको सूक्ष्म जीव मतलब खत्म नहीं कर सकते, तो कौन से हैं? प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग और धातु के टुकड़े। अगर आपने पॉलीथीन फेंक दी जमीन में
तो कई सालों तक वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। रोगाणु किन्हें कहते हैं? तो देखिए, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को ही रोगाणु कहते हैं। संचरणीय रोग क्या होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए इसको अच्छे से याद करना है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। अभी हमने चिकन पॉक्स का देखा था ना, तो असंचरणीय क्या होगा? बस इसमें ये ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैले, तो उसे असंचरणीय रोग कह देंगे। तो बिल्कुल संचरणीय का उल्टा लिख देंगे तो असंचरणीय रोग हो जाएगा, है ना। इस तरह से समझ के याद कीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब जैसे दो संचरणीय रोग जो एक से दूसरे में फैल सके, हैजा, जुखाम, क्षय रोग, ये सारे हैं। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम बताइए, चिकन पॉक्स और पोलियो। ये दोनों वायरस जनित रोग हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर मवेशियों में विषाणु मतलब वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? मुंह एवं खुरपका रोग। मुंह पका और खुरपका रोग वो भी बोलते हैं इसको। ये अब इसके बाद देखिए, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं उनमें कौन कौन से हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें से देखिए थोड़े से पहले ये वाले प्रश्न भी देखेंगे, क्योंकि इनमें से ये प्रश्न जो हैं, जैसे देखिए पौष्टिकरण से पहले देखिए खाद्य परिरक्षक क्या होता है? खाद्य परिरक्षक मतलब खाने की चीज़ों को हम जो सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं, है ना, तो उनको कहते हैं खाद्य परिरक्षक। खाने की चीज़ों को बचाना किससे? सूक्ष्म जीवों से। जैसे रोटी को बाहर रख दिया तो कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगी ना, तो उसको खराब होने से बचाना ही खाद्य परिरक्षक कहलाता है। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है उन्हें खाद्य परिरक्षक कहते हैं। पौष्टिकरण क्या है? दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसको 15 से 30 सेकंड तक गर्म करने पर एकाएक ठंडा करना ही पाश्चुरीकरण कहलाता है। मतलब दूध को गर्म करते हैं ना, कच्चे दूध को, वही पाश्चुरीकरण है। किण्वन की खोज किसने और कब की थी? लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। ये डेट्स याद रखिएगा। मलेरिया रोग वाहकों के नाम लिखिए। मलेरिया को कौन सा है? घरेलू मक्खी, मादा एनाफिलिज, है ना। अब है प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिनों के आवश्यक तथा सामान्य घटक का नाम लिखिए। कौन सा है? नाइट्रोजन, है ना। वायुमंडल के मुख्य घटक का नाम लिखिए। कौन सा है? नाइट्रोजन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो सामान्य खाद्य परिरक्षकों के नाम लिखिए। मतलब खाने को बचाने के लिए कौन से हम दो परिरक्षक यूज करेंगे? तो एक जैसे साधारण नमक और चीनी। आपने देखा होगा कि चीनी का जो वो होता है ना, चीनी का घोल होता है, उसके अंदर जब हम मिठाइयों को रख देते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होते। ऐसे ही नमक, अचार वगैरह में तेल डालते हैं, तेल भी खाद्य परिरक्षक में आता है, वो भी लिख सकते हैं आप इसमें। तो ये तो हो गया कुछ हमारे जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो क्या हैं। अब हम इसमें से क्वेश्चंस में देखिए अगले जो इसमें आते हैं वो क्या क्या है हमारे पास। उसमें से एक है आपके पास, देखिए ये खाद्य विषाक्तन वाला देखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य विषाक्तन से क्या अभिप्राय है? खाद्य विषाक्तन मतलब खाने की चीज़ें खराब हो जाती है ना, उसी को खाद्य विषाक्तन कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसे ही खाद्य विषाक्तन कहते हैं। ठीक है, वो विषैला पदार्थ बना देते हैं। जैसे गर्मियों में भी आपने खाना, रात का खाना अगर छोड़ दिया तो सुबह उसमें से बदबू आने लगेगी ना, क्योंकि जो सूक्ष्मजीव हैं उस खाने को विषाक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार के विषाक्त भोजन के सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये तो हो गया खाद्य विषाक्तन क्या था। अब हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है, सूक्ष्म जीवों के लाभ और हानियां। तो देखिए सूक्ष्म जीवों के लाभ क्या क्या हैं, फायदे क्या क्या हैं। देखिए ये बहुत जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा, ये प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कई प्रश्न मिलेंगे इसमें से। ये दूध से दही जमाने में सहायता करते हैं, फिर चमड़े की सफाई में भी काम आते हैं, फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अर्थात वातावरण को स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के लिए भी काम आते हैं, फिर पादपों एवं जंतुओं के मृत कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके क्या बनाते हैं? खाद बनाते हैं। शराब, ब्रांडी, शराब वगैरह जो बनती है उसमें भी सूक्ष्म जीवों का रोल होता है। प्राकृतिक सफाई कारक, जैसे कोई जानवर मर गया तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप उसमें से बदबू आती है, फिर वो खत्म हो जाता है। वो क्यों होता है? सूक्ष्म जीव उनको खा जाते हैं। ऐसे ब्रेड, इडली, डोसा आदि बनाने में भी और भोजन के पाचन में भी, हमारे पेट में जो आंत होती है ना, छोटी आंत बड़ी आंत, उनमें भी होते हैं। ये हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं और एंटीबायोटिक्स बनाने में। तो ये तो फायदे हो गए। अब नुकसान क्या क्या हैं? तो देखिए भोजन को खराब करने में, अभी पढ़ा था ना, फिर भोजन विषाक्त करने में, खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने में। आपने देखा होगा ना, बीमारियां आ जाती है तो पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है।
टाइफाइड, मलेरिया, एड्स जैसी बीमारियां फैलाने में। तो इस प्रकार सूक्ष्मजीव हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी। तो ये पूछा जा सकता है किस प्रकार वो हमारे मित्र हैं और किस प्रकार वो हमारे शत्रु। इसके बाद नाइट्रोजन साइकिल, ये नाइट्रोजन चक्र आपको अच्छे से याद करना है, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। और इसमें कोई देखिए आपको जरूरी नहीं है ऐसा, देखिए मैं आपको बताता हूँ आप कैसे इसको अच्छे आम भाषा में लिख सकते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, अब देखिए सबसे पहले तड़ित हुआ, तड़ित मतलब बिजली चमकी, ये कहाँ पहुँच गया, मिट्टी में। अब मिट्टी में जाने के बाद उसको पौधा भी ले सकता है, और हो सकता है कि इसको पौधा नहीं लेकर के मिट्टी में से और कौन सा है जो ले सकता है इसको, तो मिट्टी में से तो पौधे ही लेंगे ना इसको। फिर पौधों को किसने खाया, जंतुओं ने। जंतुओं ने क्या किया, उत्सर्जन किया, मतलब जो उनके शरीर से जो वेस्ट निकला, जैसे मलमूत्र जो जंतुओं के निकले, वो वापस कहाँ पहुँच गया, मिट्टी में। ये देखिए नाइट्रोजन द्वारा, देखिए जीवाणुओं द्वारा, ये जो जीवाणु हैं ये फिर क्या कर रहे हैं इसका, ये देखिए जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में। अब ये जो जीवाणु थे इन्होंने इस नाइट्रोजन को किस में भी कर दिया, गैस में, और ये गैस होते ही गैस बनते हैं कहाँ पहुँच गया, वायुमंडल में। तो एक बार तो ये बिजली से आया, एक बार मान लीजिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हो गया। तो जैसे स्थिरीकरण हुआ, स्थिरीकरण के बाद ये कहाँ गया, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक। तो जो जीवाणु हैं देखिए, वो जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, फिर वापस से कहाँ में आ गए, मिट्टी में। तो ये मिट्टी से फिर पौधों में। अच्छा इसकी जगह देखिए पौधों से जंतुओं में, तो जंतु मर गए, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं मृत्यु होने के बाद फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, मिट्टी में। और यहाँ से अगर जीवाणु हैं वापस से कब पहुँचा देंगे, वायुमंडल में। तो इस तरह से वायुमंडल से किस किस तरह से, जैसे तरित है, आप इसकी जगह बरसात भी लिख सकते हैं, बरसात के कारण भी तो आ सकता है ना मिट्टी में। तो ये आप आपकी तरफ से जोड़ के बनाइएगा, बस एक ये अच्छे से याद कर लीजिए, जीवाणुओं द्वारा ही वायुमंडल में जाएगा और वायुमंडल से भी जीवाणु उसको वापस से मिट्टी में ला सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद देखिए आपका चैप्टर नंबर 3 आता है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो उसके हम पहले छोटे प्रश्न कर लेते हैं अच्छे से। देखिए क्या क्या है, विद्युत प्लग का निर्माण थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से किया जाता है। सत्य है, क्योंकि ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, करंट नहीं आता ना इसमें। कास्ट लुगदी से प्राप्त रेशे का नाम रेयॉन। तो आप रेयॉन अगर पूछ लिया रेयॉन क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कास्ट लुगदी से बनने वाले रेशे को रेयॉन कहते हैं। तो दोनों तरह से आप इसका बना सकते हैं। सबसे पहले बनाए गए पूर्णतः कृत्रिम रेशे का नाम क्या था, नायलॉन। फिर नायलॉन को किस वर्ष में बनाया गया था, 1931 में। नायलॉन को बनाने में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ का नाम लिखिए, कोयला, वायु एवं जल, इन तीनों से नायलॉन बनाई जाती है। चट्टानों पर चढ़ने हेतु रेशों और पैरासूट के निर्माण में किस रेशे का प्रयोग किया जाता है, नायलॉन का ही किया जाता है ना। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब उसके बाद आता है मिश्रित रेशे क्या होते हैं। मिश्रित, जैसे नाम में देखिए मिश्रित मतलब दो या दो से अधिक रेशों का मिलकर के कोई चीज बना लेना, को मिश्रित करने पर जो रेशा बनता है उसे मिश्रित रेशा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ये दोनों में से चाहे कैसे भी प्रश्न आए जरूर आएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। उदाहरण दिया है यहाँ पे सिर्फ पॉलिथीन तथा पीवीसी। और थर्मोसेटिंग, ये तो थर्मोप्लास्टिक हो गया। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं, तो देखिए वे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, उन्हें हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, मतलब एक बार इनको आपने किसी शेप में, किसी आकार में ढाल दिया तो उसको दोबारा आप प्लास्टिक नहीं बना सकते। ठीक है, 4R सिद्धांत क्या है, 4R सिद्धांत। 4R बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पुनः उपयोग करना, उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना और पुनः प्राप्त करना। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। अगर मान लीजिए इसमें शॉर्ट में आ गया तो उपयोग कम करें, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे हमें जल का कम से कम उपयोग करना चाहिए, है ना, ताकि भविष्य के लिए भी ये बचा रहे। पुनः उपयोग करना, जैसे कागज, है ना, या पुराने कपड़ों को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, है ना। रद्दी पेपर को पुनः चक्रित किया जा सकता है, तो जो रद्दी पेपर वगैरह है उन्हें हमें पुनः चक्रित के लिए भेज देना चाहिए। तो इस तरह से आप इस पे वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। पेट्रो रसायन क्या है, अब देखिए पेट्रो रसायन क्या होता है, पेट्रोलियम से प्राप्त रसायन पदार्थ जिनसे कृत्रिम रेशम बनाए जाते हैं, रेशे बनाए जाते हैं, पेट्रो रसायन कहलाते हैं। अब आते हैं थर्मोप्लास्टिक। अभी हमने थर्मोसेटिंग देखा था, जस्ट उसका उल्टा कि थर्मोप्लास्टिक क्या है, का उपयोग खिलौने, कंघियों और विभिन्न प्रकार के पात्रों के निर्माण हेतु किया जाता है।
अब प्लास्टिक के कुछ उपयोग, ये तो आप मन से भी लिख सकते हैं कि प्लास्टिक के क्या क्या उपयोग हैं, जैसे यह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक, एक मिनट, थर्मोप्लास्टिक के कुछ उपयोग लिखने थे, तो हमने देखा था का उपयोग खिलौने, कंघियों और विभिन्न प्रकार के पात्रों के निर्माण हेतु किया जाता है। फिर है प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए क्यों नुकसानदायक है, क्योंकि ये जैव अनिम्नीकरणीय हैं, मतलब सूक्ष्म जीव इन्हें नष्ट नहीं कर पाते। ये भी एक प्रश्न है, जैव अनिम्नीकरणीय मतलब जिनको सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं कर सकें, और जैव निम्नीकरणीय जिनको सूक्ष्म जीव नष्ट कर सकें। ठीक है। अब आता है प्लास्टिक का उपयोग वायुयान एवं कारों में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हल्के होते हैं, मजबूत एवं असंक्षारक होते हैं। असंक्षारक मतलब जिन पे जंग नहीं लगता। पॉलीकॉट क्या है, यह एक मिश्रित रेशा है जो पॉलिएस्टर एवं कपास का बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है, पॉलिएस्टर और कपास का बना होता है। इसके बाद देखिए इसमें से जो हमें क्वेश्चंस और भी जो हमें करने हैं वो कौन कौन से करने हैं, जैसे आपको ये दे दिया, निम्न में से जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को चुनिए। जैव निम्नीकरणीय अभी मैंने बताया जिनको सूक्ष्म जीव खत्म कर सके, मतलब अगर आपने इसको मिट्टी में फेंक दिया तो ये अपने आप खत्म हो जाए। कागज हो जाएगा, सब्जियां फल के छिलके ये भी हो जाएंगे, सूती कपड़ा है तो ये भी हो जाएगा, प्लास्टिक नहीं होगा, है ना, लकड़ी अपने आप नहीं होगी, शीशा एल्यूमिनियम अपने आप नहीं होगा। तो इनमें से आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम अगर फेंक दें तो जैव निम्नीकरणीय उनका हो जाए। अब इसके बाद जो है प्रश्न में देखिए वो हमारे में और क्या क्या इसमें आ सकता है, जैसे आपके पास एक थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का हमने देख ही लिया, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। अब एक देख लीजिए प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित, प्राकृतिक रेशे महंगे होते हैं, जैसे इसका उल्टा ये क्या हो जाएगा, सस्ते होते हैं। इन पर सिलवटें पड़ती हैं, इन पर सिलवटें नहीं पड़ती। ये रेशे कम प्रबल होते हैं, मतलब कम मजबूत होते हैं, ये ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये पादप एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जबकि इनको संश्लेषित किया जाता है, ठीक है, फैक्ट्रियों में बनते हैं। प्राकृतिक रेशे कीटों के द्वारा प्रभावित होते हैं, मतलब कीड़े इन्हें खत्म कर सकते हैं, इन्हें खत्म नहीं कर सकते। इनमें जल अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है और इनमें बहुत कम होती है। तो ये इसके कुछ चैप्टर्स थे चैप्टर नंबर 4 के। अब चैप्टर नंबर 4 में आते हैं हम धातु एवं अधातु। अब देखिए इसके कुछ प्रश्न देखते हैं हम। सबसे पहले, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से नहीं काटा जा सकता, सत्य है या असत्य? यह असत्य है, क्योंकि इनको काट सकते हैं। ये ऐसे हैं जिनको आप चाकू से काट सकते हैं। तन्यता, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे अगर आपको अगर पता होगा, सिल्वर को अगर जैसे चांदी है या सोना है उसको आप तारों के रूप में खींच सकते हैं। तो खींच सकते हैं मतलब उसको ऐसा नहीं होता, उनको गर्म करके, है ना, तो उसी को तन्यता कहते हैं कि धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं को ध्वनिक क्यों कहते हैं? ध्वनिक क्योंकि ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए ध्वनिक कहते हैं, क्योंकि देखिए ध्वनि उत्पन्न करते हैं। धातुओं के कोई भी दो उदाहरण, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, आप कोई सा भी और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है कि तांबे की सतह पर हरे रंग की परत का नाम लिखिए। कौन सी परत होती है वो? यह क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। कौन सी है? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। फिर क्या घटित होता है जब मैग्नीशियम वायु में जलता है? जब ये जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जितने भी धातु वायु में जलती हैं तो वो उनके ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड अम्लीय है अथवा क्षारीय? तो ये क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर एयर बने विलयन को प्रकृति कैसी होगी? अब जब ये क्षारीय है तो क्षारीय प्रकृति बनाएगा, है ना। अब जब क्षार है तो क्षार लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। धातु ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का। किस प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का होता है। एक अत्यधिक क्रियाशील धातु का नाम लिखिए। सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु है ये। मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को, क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं। जैसे ही बाहर निकालेंगे ये जलना शुरू हो जाते हैं। एक अत्यधिक क्रियाशील अधातु का नाम लिखिए। फास्फोरस। फास्फोरस जो है एक अधातु है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। अब देखिए इसमें से एक जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से आएगा, इसमें से एक आघात वर्ध्यता क्या है? आघात वर्ध्यता
धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली शीट में बदला जा सकता है। मतलब धातुओं को पीटेंगे तो वो पतली शीट में बदल जाते हैं, इसे ही आघातवर्ध्यता कहते हैं। सोना एवं चांदी उच्च आघातवर्धनीय धातुएं होती हैं। अगला देखिए, भौतिक गुणों के आधार पर धातु तथा धातु में 3 अंतर लिखिए। भाई धातु और अधातु में क्या क्या अंतर है? तो पहला, धातुएं चमकदार होती हैं, तो ये नहीं होंगी। आप तो बस एक याद कर लीजिए, उसका उल्टा लिख दीजिएगा। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, ये नहीं होती। धातुएं प्राय आघातवर्धीय तन्य होती हैं, ये आघातवर्धीय व तन्य नहीं होती। खाना पकाने, ये बहुत ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे, बस ये ध्यान रखिए। खाना पकाने के बर्तन धातु के बने होते हैं, परंतु उनके हत्थे लकड़ी या प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि खाना पकाने के जो बर्तन हैं वो धातु के बने होते हैं, क्योंकि धातु जो है वो ऊष्मा का चालक होता है। तो जैसे ही ऊष्मा का चालक होगा तो बर्तन जल्दी से गर्म हो जाएंगे और उसमें खाना बन जाएगा। जबकि जो उसके पकड़ने वाले है, जो हत्था है, वो लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है, क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक होता है और इसीलिए वो गर्म नहीं होता और इसीलिए उसको लकड़ी या प्लास्टिक का बनाया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमें अच्छे से ध्यान रखनी है कि कैसे। जैसे स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनाई जाती है? क्योंकि धातुएं क्या करती हैं, जब उन्हें पीटा जाता है तो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, इसीलिए स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है। अब अगला देखिए, कोयला और पेट्रोलियम वाले पार्ट में से देखते हैं। सबसे पहले 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। तो कोयला और पेट्रोलियम। प्राकृतिक संसाधन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रकृति के भंडार जो मानवता के लिए लाभदायक होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मतलब प्रकृति के ये भंडार हैं, है ना, प्रकृति से मिलते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधनों के 2 उदाहरण, मृदा एवं वायु। अक्षय मतलब जो खत्म नहीं हो सके, तो मृदा और वायु। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। कोई से 2 लिख दीजिए। अगला देखिए, अगला है केरोसिन का कोई एक उपयोग बता दीजिए। केरोसिन का क्या उपयोग है? तो स्टोव, लैंप, जेट वायुयान में केरोसिन उपयोग में ली जाती है ना। शुष्क धुलाई में उपयोग किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पाद कौन से हैं? पेट्रोल हैं। वाहनों में अब सीएनजी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता। सीएनजी का कोई एक उपयोग ये ऊपर वाले आ जाएगा, क्योंकि ये प्रदूषण नहीं करते हैं, तो इसीलिए इन्हें घरों और कारखानों में उपयोग में लिया जा सकता है। पेट्रो रसायन क्या है? पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त पदार्थ। मतलब जो पेट्रोल से और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होते हैं उन्हें ही हम पेट्रो रसायन कहते हैं। अब देखिए, सीएनजी तथा एलपीजी का विस्तृत रूप लिखिए। सीएनजी को क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा, अच्छे से इनको देखिए, आराम से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखे हैं, एक बार आप खुद को चेक कीजिए कि क्या जो सर बता रहे हैं वो मुझे याद है या नहीं है। विटामिन का क्या उपयोग है? पेंट एवं सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये देखिए, ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोलियम के किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है? पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। तो ये इसके कुछ छोटे प्रश्न थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसके बाद थोड़े से अब हम शॉर्ट टाइप में आते हैं। देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या है? तो जीवाश्म ईंधन देखिए, वे ईंधन जिनका निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ जीवाश्म ईंधन कहलाता है। मतलब लाखों साल पहले बने थे ना ये, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। इसके बाद प्राकृतिक गैस क्या है? तो देखिए, प्राकृतिक गैस एक गैसीय ईंधन है। यह पृथ्वी के अंदर कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बनता है। यह पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। यह एक जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। उपयोग क्या क्या है देखिए, जैसे सीएनजी के रूप में वाहनों में उपयोग होता है। इसे घरों में भी उपयोग में लिया जा सकता है। इसका उपयोग उद्योगों तथा बिजली उत्पन्न करने में भी किया जाता है और इसके द्वारा उर्वरक भी तैयार किए जाते हैं। तो ये था प्राकृतिक गैस और उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब आपके पास जो प्राकृतिक संसाधन हमने पढ़ा था, एक बार इसको देख लीजिए। अगर प्राकृतिक संसाधन परिभाषा हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होती है, और ये 2 प्रकार के होते हैं। तो
दो प्रकार में देखिए, एक तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा क्षय अथवा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा, वायु, जल, सूर्य, मतलब जो समाप्त नहीं हो सके, असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और बहुत लंबे समय तक रहेंगे, जिन्हें मानवीय क्रियाकलाप खत्म नहीं कर सकते, मतलब मानवों के द्वारा जो खत्म नहीं हो सकेगा वो अक्षय प्राकृतिक संसाधन हो गए। और क्षय समाप्त होने वाले जो मनुष्यों के द्वारा अगर लगातार यूज होते रहे, काम में आते रहे, तो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, जैसे वन, वन्य जीव, खनिज, पेट्रोल आदि। तो ये एक आप देख के जाइएगा, ये थोड़ा सा इन दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखिए हमारे पास जो है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगले वाले जो क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर 7 में से क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले है जीव मंडल। पहले तो ये मरुस्थलीकरण का प्रमुख, मरुस्थली मतलब मरुस्थल बनने का कारण क्या है, मृदा अपरदन है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैव मंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं। जैव मंडल, जैव मतलब जीवित लोग, मतलब सजीव पाए जाते हैं। जैव विविधता किसे, जैव विविधता मतलब जीवों की बहुत सारी वेराइटीज, बहुत सारी विविधता पाई जाती है, उसे जैव विविधता कहेंगे। देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, विभिन्न जीवों की प्रजातियां और उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध क्या है, उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। अभ्यारण्य किसे कहते हैं, अब ये जो पॉइंट आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने में से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, मतलब वहां पर कोई भी दूसरा आ जा नहीं सकता, उसे अभ्यारण्य कहते हैं। आई बात समझ में, मतलब जैसे शेर को उसी के जंगल में अगर एक जगह पर रख दिया जाए जहां लोगों का आना जाना नहीं होगा तो उसे अभ्यारण्य कहेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान सॉरी राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, देखिए वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकें, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। ये आरक्षित क्षेत्र होते हैं लेकिन लोग यहां आ जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभ्यारण्य में लोग आ जा नहीं सकते, रिस्ट्रिक्टेड होता है वो। अब आते हैं स्पीसीज किसे कहते हैं, सजीवों की समष्टि। समष्टि का मतलब होता है सजीवों का समूह भी कह सकते हैं, वह समूह देखिए लिखा हुआ है ना, जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम हो, स्पीसीज कहलाती हैं। जैसे कुत्तों की एक स्पीसीज है अपनी, शेरों की अपनी एक स्पीसीज है, क्योंकि वो आपस में अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं तो इसलिए उनको एक स्पीसीज कह दिया गया। वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसे कहते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहें, वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहलाता है। ठीक है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य, वन्य प्राणी अभ्यारण्य सबको अच्छे से याद करना है। दो संकटापन्न जंतुओं के नाम लिए, संकट मतलब जिनके ऊपर खतरा है कि वो भविष्य में खत्म हो सकते हैं, काला हिरन, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख व घड़ियाल। कोई भी दो अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है, नहीं, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे जंतुओं के विलुप्त होने का खतरा अधिक होता है। इसका एक क्वेश्चन और रह गया ऊपर, देखिए पारितंत्र किसे कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। किसी क्षेत्र के सभी प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव व अजैव घटक, अजैव समझ गए, अजैव मतलब जैसे जलवायु, भूमि, जल, तापमान, इन सबको अजैव घटक कहते हैं, संयुक्त रूप से पारितंत्र कहलाते हैं। मतलब जीवित और अजीवित, समझ गए, मतलब सजीव और निर्जीव मिलकर के ही पारितंत्र का निर्माण करते हैं। फिर जैव मंडल क्या है, तो जैव मंडल देखिए वन्य जीवन, पौधों व जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जो होता है उसे ही हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है। अब आता है वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे और प्राणी जात मतलब जीव जंतु। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, वनस्पति जात का अर्थ है वनस्पति, पेड़ पौधों के बारे में बात की जा रही है। अब पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के दो विशेष क्षेत्र प्राणियों के नाम लिखिए, वहां पे कौन कौन से को रखा गया है, जैसे भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी। पुनः वन रोपण किसे कहते हैं, कि जिन वनों को काट दिया गया है उनकी जगह दूसरे पेड़ लगाना, वन लगाना, उसे पुनः वन रोपण कहेंगे। कागज का कितनी बार पुनः चक्रण का संभव है, 5 से 6 बार, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रवासी पक्षी,
प्रवासी पक्षी अंडे देने के लिए व भोजन की तलाश में प्रवास करते हैं। आते हैं ना, अभी सर्दियों में आए थे बहुत से प्रवासी पक्षी हमारे यहाँ पर, है ना। अब अगला देखिए, वनोन्मूलन किसे कहते हैं? वनोन्मूलन मतलब जंगलों का कटना। इसके 3 कारण लिखिए। तो पहला तो वनों को समाप्त करना ही वनोन्मूलन कहलाएगा, वनों को काट देना। और इसके 3 कारण कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए वनों की कटाई की जाती है ना, खेती के लिए। दूसरा, घर, कारखानों, सड़कों, बांधों के निर्माण के लिए भी इन्हें काट दिया जाता है। तीसरा, वनों से उपयोगी उत्पाद जैसे लकड़ी पाने के लिए भी वनों को काटा जाता है। तो ये तो कारण हो गए। अच्छा, इससे क्या क्या होगा? तो देखिए ये भी अच्छा है, वन कटाई के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए इसके कारण जंगली जानवरों का प्राकृतिक निवास छिन जाएगा, इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी व उद्योग धंधों के कच्चे माल में कमी आ जाएगी, क्योंकि कच्चा माल तो जंगलों से ही आता है। और वन व कटाई से भूमि का कटाव बढ़ रहा है, इसके कारण भूमि भी बंजर हो रही है। तो कोई भी 2-3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं, मन से भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, जंतुओं में जनन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। इसमें देखिए सबसे पहले जनन किसे कहते हैं? तो जनन की परिभाषा क्या है? देखिए, वंश चलाने की क्रिया को ही जनन कहते हैं, है ना। फिर किस विधि द्वारा जीवों की एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से निरंतर संबंध बना रहता है? तो जनन द्वारा ही एक पीढ़ी दूसरे से जुड़ी रहती है। सजीव जनन क्यों करते हैं? अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए और अपना वंश चलाने के लिए सजीव क्या करते हैं? जनन प्रक्रिया करते हैं। जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अब देखिए इसमें से लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिस जनन में नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। ठीक है। अब देखिए युग्मनज किसे कहते हैं? नर तथा मादा युग्मकों के मिलने से जो बनने वाली कोशिका होती है उसको युग्मनज कहते हैं। मतलब नर व मादा दोनों के जब युग्मक मिलेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? युग्मनज। फिर निषेचित कोशिका को क्या कहते हैं? जब निषेचित हो गया मतलब ये दोनों मिल गए ना आपस में, तो उसी को निषेचन कहते हैं। तो क्या बनता है उसके बाद? युग्मनज। ठीक है, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। जब नर व मादा युग्मक मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, और उसके फलस्वरूप जो कोशिका बनती है उसे हम युग्मनज कहते हैं। 2 जरायुज के उदाहरण लिखिए, मनुष्य एवं गाय। जरायुज जो कि संतान उत्पन्न करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर 2 अंडपरजक जो अंडे देते हैं, कोई भी बतख, कछुआ, कोई भी 2 जानवरों के नाम लिख दे, पक्षियों के नाम लिख सकते हैं। मेंढक के जीवन चक्र की 3 अवस्था, पहले अंडा देगा, फिर वो टैडपोल में, फिर वयस्क बनेगा, है ना। 2 जीवों के नाम लिखिए जिनमें कायांतरण, कायांतरण का मतलब जिनमें पहले लार्वा अवस्था होती है फिर वयस्क बनते हैं, उनको कायांतरण कहते हैं, जैसे रेशम कीट और मेंढक। फिर किस जनन में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती? अलैंगिक जनन, क्योंकि ये सिर्फ एक से ही होता है ना, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। फिर अलैंगिक प्रजनन के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। कौन से? कोई से भी 2 लिख दीजिए, जैसे द्विखंडन और मुकुलन, ये दोनों ही अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। इसके बाद मुकुलन विधि द्वारा किन जीवों में जनन होता है? जैसे यीस्ट एवं हाइड्रा, इनमें मुकुलन से होता है। द्विखंडन विधि द्वारा किन जीवों में जनन होता है? अमीबा व पैरामीशियम। ये उदाहरण अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो अगला वाला है वो ये है, बाह्य निषेचन किस जीव में होता है? बाह्य निषेचन मतलब आपने मेंढक का देखा होगा कि मेंढक में क्या होता है, जो फीमेल होती है मतलब मादा मेंढक होती है वो अंडों को पानी में छोड़ देती है, और फिर जो नर मेंढक होता है वो उनके ऊपर शुक्राणु छोड़ देता है। तो ये प्रक्रिया पूरी बाहर हुई ना, उनके शरीर के अंदर नहीं हुई है, बाहर पानी में हुई है, इसलिए इसे बाह्य निषेचन कहते हैं, और ये मेंढक में होता है। अगला, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? पूंछ गति करने की में सहायक होती है। ध्यान रखिए, गति में सहायता करती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपके, अगर सब कुछ सही रहा तो इसमें से एक प्रश्न, ये वाला प्रश्न जरूर आएगा। अच्छे से देखिए इसको, जनन किसे कहते हैं? जनन की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? तो वंश चलाने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। जनन 2 प्रमुख विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन, नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन से नए जीव बनते हैं। युग्मक भिन्न जनकों या एक ही जनक के हो सकते हैं, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब इसमें नर व मादा दोनों युग्मकों के संयोजन से नए जीव बनते हैं। जबकि अलैंगिक क्या होता है? इस जनन में नया जीव एकल जनन से युग्मक के संयोजन के बिना ही उत्पन्न होता है।
नए जीव अपने जनकों के समान होते हैं, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके बाद ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाह्य निषेचन। अभी मैंने समझाया था ना मेंढक का उदाहरण दे करके, जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, कहाँ हो रहा है, मादा के शरीर के बाहर, तो इस संलयन को बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेंढक। और इसी का अंतः निषेचन होगा, तो बस देखिए यही पूरा लिखना है। मादा के शरीर के बाहर की जगह क्या हो जाएगा, मादा के शरीर के अंदर होता है तो उसे अंतः निषेचन कहेंगे, जैसे इंसान, ह्यूमन बींग्स, है ना। तो इस तरह से आपको अच्छे से याद करना है। अगला देखिए, जरायुज व अंडपरजक। जरायुज व अंडपरजक जंतु किसे कहते हैं? जरायुज जो जंतु पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस आदि। अंडपरजक जो जंतु अंडे देते हैं उन्हें अंडपरजक कहते हैं, जैसे मेंढक, छिपकली, मुर्गी, बतख, कोई भी दो लिख दीजिए, ठीक है। अब आता है कायांतरण किसे कहेंगे? तो देखिए कायांतरण जो है, कायांतरण क्या होता है वो देखिए, लार्वा के कुछ विशेष मैंने मेंढक का लार्वा का बताया था ना कि लार्वा कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को ही कायांतरण कहते हैं। उदाहरण जैसे टेडपोल रूपांतरित होकर के वयस्क मेंढक में बदल जाता है। तो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर जनन वाला पार्ट था। अब आते हैं हम घर्षण वाले पार्ट में। ये घर्षण वाला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से छोटे प्रश्न आपके बहुत अच्छे से आएंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न ही यही है, घर्षण किसे कहते हैं? तो देखिए, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो वस्तुओं के विपरीत दिशा में गति करने में उनका विरोध करता है, घर्षण या घर्षण बल कहलाता है। जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो घर्षण कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। हमेशा ध्यान रखिए ये विपरीत दिशा में काम करता है। और जहाँ पर घर्षण ज़्यादा होगा वहाँ आपका चलना बहुत आसान होगा, जहाँ घर्षण कम होगा वहाँ फिसल के आप गिर जाएंगे। जैसे सर्फ का पानी पे पैर रखेंगे तो गिरने के चांसेस होते हैं, क्यों? क्योंकि घर्षण वहां नहीं लग पाता। ये ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूं। और खिलाड़ी वगैरह जो हैं वो स्पाइक वाले मतलब कांटेदार जूते क्यों पहनते हैं? ताकि उनका घर्षण बढ़ जाए और वो लोग ज्यादा अच्छे भाग सकें। घर्षण मतलब उनको वहां पर पकड़ अच्छी हो जाए, ठीक है। अब देखिए, क्या घर्षण वस्तु पर लगाए गए बल का सदैव विरोध करता है? हाँ, घर्षण वस्तु पर लगाए गए बल का सदैव विरोध करता है। पृष्ठ को बलपूर्वक दबाने पर घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? घर्षण में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जिस कांच के गिलास के बाहर तेल लगा हो उसे पकड़ना आसान है या अधिक कठिन? तो इसे कांच के गिलास को तेल लगाओ तो उसे पकड़ना कठिन होगा ना। क्यों? क्योंकि वहां पर घर्षण बहुत ही कम हो जाएगा, है ना। यदि मार्बल के फर्श पर साबुन का घोल फैला हो तो उस फर्श पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि वहां पर भी घर्षण कम हो जाएगा, तो चलना आसान नहीं होगा, है ना। फिर श्याम पट पर चौक से लिखे जाने का कारण क्या है? श्याम पट पर घर्षण होता है, जब चौक से लिखते हैं तो घर्षण बढ़ जाता है, इसलिए आप आसानी से लिख सकते हैं। दीवार में किल गड़ने का कारण लिखो, घर्षण के कारण किल गड़ता है उसमें भी। कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों लगाते हैं? ताकि जो उसका घर्षण है वो कम हो जाए, पृष्ठ चिकना हो जाएगा, तो चिकना होगा तो घर्षण कम हो जाएगा, तो आराम से आप खेल सकते हैं। मशीनों के पुर्जों में घर्षण कम करने के लिए क्या किया जाता है? स्नेहक का इस्तेमाल। ऑयल डालते हैं ना गाड़ियों में, वो इसीलिए डालते हैं ताकि उनका घर्षण कम हो जाए। और गाड़ी जब बहुत देर चल के आती गरम महसूस होती है ना, गर्म हो जाती। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो जब आपस में टकराते हैं तो घर्षण होता है वहाँ पर। घर्षण से मशीनों के पुर्जों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पुर्जे घिस जाते हैं, है ना। फिर है सर्पी घर्षण किसे कहते हैं? सर्पी जब एक सतह गतिशील हो और दूसरी स्थिर हो, मतलब एक तो गतिशील हो रही हो दूसरी स्थिर हो, तब जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं? सर्पिल गति, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए दो पृष्ठों के बीच घर्षण उत्पन्न होने का कारण क्या है? कब घर्षण होता है? जब पृष्ठों के बीच अनियमितताओं का अंतः बंधन, मतलब उनके बीच में अगर अनियमितताएं हैं, कोई ज़्यादा है कोई कम है, तब हम जो उसको देखते हैं तो उसके कारण क्या होता है? घर्षण होता है। क्या घर्षण के अभाव में धागे में गांठ लगाई जा सकती है? नहीं, घर्षण के अभाव में धागे में गांठ नहीं लगाई जा सकती। स्थैतिक तथा स्थिर घर्षण किसे कहते हैं? देखिए, दोनों पृष्ठ तल विराम से गति में आने पर जब विपरीत दिशाओं में गति करते हैं तो बल परस्पर लगाते हैं, इसे स्थैतिक या स्थिर घर्षण कहते हैं। जैसे दो पृष्ठ हैं,
तल, मतलब दो पृष्ठ हैं जब विराम से गति में आते हैं, मतलब पहले तो रुके हुए थे फिर गति करते हैं, तो जब विपरीत दिशा में गति करेंगे तो उन पर बल जो है वो परस्पर लगता है, जिसे स्थैतिक बल कहते हैं। जूतों की तली या टायर खांचेदार बनाने का कारण मैंने बताया था ना, घर्षण बढ़ जाता है इसीलिए, ताकि उससे फर्श पर पकड़ अच्छी हो जाएगी, है ना, घर्षण बढ़ने से पकड़ अच्छी हो जाती है। तरल पर लगने वाला घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तरल की सापेक्ष गति पर। किस पर? तरल की सापेक्ष गति पर। फिर वाहनों जैसे वायुयान पर रॉकेट की आकृति धारा रेखीय क्यों बनाई जाती है? ताकि घर्षण कम लगे। धारा रेखीय मतलब ऐसे तिरछी देखी होगी ना, तिकोनी बनती है, वो कहते हैं धारा रेखीय। अच्छा, फिर देखिए, तरल में गति करने वाले पक्षियों, मछलियों आदि का शरीर कम घर्षण किस कारण पेक्षा करता है? ये थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग है। आदि से कम घर्षण किस कारण महसूस करता है? क्योंकि उनका शरीर क्या होता है? धारा रेखीय। तो जब धारा रेखीय होगा मतलब वही ये जो बताया था शेप, तो वहां पर घर्षण कम लगता है ना। तो ये तो था घर्षण का। अब घर्षण बल को आप घर्षण बल के इसके फायदे और जो नुकसान हैं, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, उनको एक बार हल्के से देख जाइएगा। इनसे क्या क्या नुकसान हमें होता है वो भी हमें आना चाहिए। अब अगला पार्ट है हमारा ध्वनि का। तो ध्वनि देखिए, ध्वनि में से क्या क्या है हमारे पास। जैसे ध्वनि उत्पन्न कर रही वस्तु किस अवस्था में होती है? कंपन अवस्था में होती है। कंपन से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु के बार बार आगे पीछे या ऊपर नीचे जो गति करने को ही क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। मतलब आगे पीछे या ऊपर नीचे अगर वो गति कर रही है। मनुष्यों में ध्वनि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? वाक्य यंत्र। हम कंठ, गले से ही बोलते हैं ना, कंठ से। वो मनुष्यों में कंठ उप में उपस्थित दो स्नायु क्या कहलाते हैं? वाक तंतु। वाक तंतु से ही आप बोलते हैं ना, वो वाक तंतु। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी? तो उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये ध्यान रखिए, कैसी? उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न होगी। ध्वनि की गति ठोस, द्रव और गैसों में से किस में अधिक होती है? ठोस में सबसे ज्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा। द्रवों तथा गैसों में ध्वनि की गति की तुलना करो। तो देखिए द्रवों में ध्वनि की गति गैसों से क्या होती है? अधिक होगी, है ना, अधिक होती है। फिर अगला देखिए, ध्वनि जो वस्तु, अब देखिए इसमें जैसे इसने ये दिया है, जो वस्तु 1 सेकंड में 50 दोलन पूरे करती है उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो जितने दोलन करेगी उतनी हर्ट्ज होगी, 50 हर्ट्ज की होगी। ध्वनि की प्रबलता किस भौतिक राशि द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम द्वारा निर्धारित की जाती है। किससे? कंपन के आयाम द्वारा। जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि कैसी होगी? मंद होगी। जब ध्वनि का आयाम अधिक होगा तो ध्वनि प्रबल होगी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसको मनुष्य सुन सके। अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? 20 हर्ट्ज से कम, भाई इसके बीच में सुन सकता है। तो अगर 20 से कम है या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है तो मनुष्य उसको नहीं सुन सकता, इसे ही अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को कौन सुन सकता है? इससे ज़्यादा की ध्वनि को कुत्ते और चमगादड़। ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश और ध्वनि में से कौन तीव्र गति से चलता है? प्रकाश। जैसे दिवाली में आपने रॉकेट को आसमान में फूटते हुए देखा, तो वो फूटता हुआ तो आप पहले देख लेते हैं, आवाज़ बाद में आती है ना। क्यों? क्योंकि प्रकाश की जो गति होती है वो ध्वनि से ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं और इस पार्ट के हमारे पास कौन कौन से अच्छे प्रश्न हैं। तो ध्वनि प्रदूषण, आपका एक बहुत बड़ा प्रश्न आएगा कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा क्या है? देखिए, उच्च तीव्रता वाली ध्वनि या अवांछनीय शोर जो सुनने में तीखा लगता है, उससे शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं ना, तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मतलब ऐसी ध्वनि जिसे सुनने में हमें क्या लगे? हमें अच्छा नहीं लगे, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचे, उसे ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। अतः ध्वनि का जो रूप मानव गतिविधियों को बाधित करे, कार्य क्षमता को नकारे, सुनने पर तनाव हो, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। और इसका मानक क्या होता है? 20 से 20 हर्ट्ज, 20,000
हर्ट्ज के बीच में हम ध्वनि को सुन सकते हैं। अब इसको रोकथाम के उपाय क्या क्या हैं देखिए, तो जैसे उद्योग, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे आबादी से दूर रखने चाहिए। शोर उत्पन्न करने वाली मशीनों में ग्रीसिंग करते रहनी चाहिए ताकि उनके अंदर आवाज़ कम हो। ऊंचे संगीत जैसे लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगनी चाहिए। भवनों को साउंड प्रूफ बनाने की तकनीक अपनानी चाहिए। तो ये कुछ इसके प्रश्न थे। अब देखिए अगला जो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के जो रासायनिक प्रभाव हैं उनमें से हमारे पास जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें आपके पास है विद्युत लेपन किसे कहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्युत लेपन विद्युत के रासायनिक प्रभाव द्वारा सस्ती धातु पर महंगी धातु की परत चढ़ाने को ही विद्युत लेपन कहते हैं। मतलब जैसे चांदी पर आपने सोने का पानी चढ़ा दिया तो उसे विद्युत लेपन कहेंगे। समझ गए। क्रोमियम के 2 गुण लिखिए, तो यह संक्षारित नहीं होती तथा खरोंचों का प्रतिरोध करने वाली महंगी धातु है। ठीक है। चांदी से बने आभूषणों पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? सोने की, अभी बताया था आपको। लोहे से बने डिब्बों पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? टिन की परत चढ़ाई जाती है ताकि उन पे जंग ना लगे। ठीक है। संपरीक्षित किसे कहते हैं? जिस युक्ति से विद्युत साधित्रों एवं विद्युत परिपथ का परीक्षण किया जा सके उसे संपरीक्षित कहते हैं। जिसके द्वारा आप विद्युत जो साधित्र है ना, मतलब जो विद्युत परिपथ आपने बनाया है वो चालू है या नहीं है उसको चेक करने के लिए। विद्युत लेपन का एक लाभ लिखिए, संक्षारण से बचाव, देखने में सुंदर और वायुमंडलीय प्रभाव से बचाता है। ऐसी धातु का नाम लिखिए जो संक्षारित ना हो। क्रोमियम नहीं होती है ना, सोना और चांदी भी संक्षारित नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। बल्ब से विद्युत आपूर्ति कहाँ से नहीं लेनी चाहिए? मेंस से या जनित्र या प्रतिपक्ष से, इनसे हमें नहीं लेनी चाहिए। लोहे के बर्तनों, बाल्टी, ड्रम, टब आदि पर जंग लगने से बचाने के लिए किस धातु का लेप किया जाता है? जिंक का। किसका? जिंक का। और अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पे। विद्युत चालक व विद्युत रोधी किसे कहते हैं? इनके उदाहरण भी दीजिए। तो विद्युत चालक वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, मानव शरीर, चांदी, एल्यूमिनियम आदि। विद्युत रोधी वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देंगे। ये होने देता है तो ये नहीं होने देगा, तो ये विद्युत रोधी हो गया, जैसे रबड़, प्लास्टिक। ठीक है, ये अच्छे से याद कीजिएगा, इसमें से बहुत बड़ा प्रश्न बनेगा। फिर ऐसा भी आता है, देखिए जैसे निम्नलिखित का चालक व विद्युत रोधी, भाई इसमें से किन किन में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है? माचिस की तिल्ली में से होगी क्या? नहीं, लकड़ी का है ना। माइका, माइका में से भी नहीं होता। कांच का टुकड़ा नहीं होगा। नींबू का रस होगा, है ना, इसमें से होगा। जस्ते का तार होगा, तार है ना। ग्रेफाइट में से भी होता है। एल्यूमिनियम की कटोरी क्योंकि धातु की बनी है, इसमें से भी होगा। आसुत जल नहीं होगा, आसुत जल होगा, आसुत जल में भी नहीं होगा, है ना। अब देखिए फिर क्या है? पारा, पारा में से भी होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें से भी होगा। कागज़ में से नहीं होगा, रबड़ में से नहीं होगा, एबोनाइट की छड़ में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये चालक के सारे उदाहरण हो गए और ये विद्युत रोधी के। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपका अगला जो पार्ट है वो है कुछ प्राकृतिक घटनाएं और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले देखिए आपके इसमें है, कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? जब भी रगड़ते हैं तो धन आवेश, ये ध्यान रखिएगा। एबोनाइट की छड़ को फ्लोरीन के टुकड़े से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ऋण आवेश। कौन सा होता है? ऋण आवेश। फिर समान आवेश युक्त दो वस्तुएं एक दूसरे के निकट लाने पर, समान आवेश है तो क्या करेंगे? एक दूसरे के निकट लाने पर क्या होगा? प्रतिकर्षित करती हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हटेंगी। और जो विपरीत आवेश होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब वो एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। अब कौन से आवेश आकर्षण प्रदर्शित करते हैं? विजातीय आवेश आकर्षण करेंगे ना। विजातीय मतलब जो अलग अलग हैं, जैसे प्लस माइनस हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दो सतहों को आपस में रगड़कर आवेशित करना क्या कहलाता है? घर्षण द्वारा आवेशित करना। दो विभिन्न प्रकार के आवेशों के नाम लिखिए, जैसे धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला। देखिए जैसे अभी विद्युत रोधी पढ़ा था ना, वैसे ही देखिए इसमें दिया है विद्युतदर्शी को किस विधि द्वारा आवेशित किया जाता है? विद्युतदर्शी को चालन द्वारा आवेशित किया जाता है। विद्युत रोधी पदार्थ से क्या अभिप्राय है? अभी पढ़ाना था ना हमने कि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देंगे उन्हें विद्युत रोधी कहेंगे। तड़ित से भवनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रबंध का नाम बताइए।
कौन सा है? तड़ित चालक। किससे? तड़ित चालक से भवनों को सुरक्षा दी जाती है। तड़ित के समय टेलीविजन के स्विच को बंद करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि टेलीविजन के एंटीना के कारण त्वरित आघात पहुंच सकता है। मतलब जो बिजली चमकती है ना, वो आपके जो एंटीना है उसके कारण आपके घरों में भी आ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई उस टाइम टीवी बंद कर दो, करंट नहीं चलना चाहिए। तड़ित झंझा के समय यदि आप खुले क्षेत्र में हो तो हमें क्या करना चाहिए? वृक्षों से काफ़ी दूर खड़े रहना चाहिए, जमीन पर ना लेटें बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठना उचित है। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी के कंपन या झटके को भूकंप कहते हैं। भूकंप क्यों आता है? पृथ्वी की भूप्रपट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण भूकंप आता है। गड़बड़ मतलब भूकंप पृथ्वी की प्लेटों में जब ऊपर नीचे हो जाती हैं प्लेटें तो उसके कारण भूकंप आता है। रिक्टर पैमाने पर अति विनाशकारी भूकंप का परिणाम क्या होता है? अगर ये 7.5 से अधिक आया तो ये बहुत बड़ा विनाशकारी होगा। भूकंपी तरंगे किन्हें कहते हैं? भूस्पंद से पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न तरंगों को ही भूकंपी तरंगे कहते हैं। अगला देखिए, भूकंपी तरंगों को किस उपकरण से रिकॉर्ड किया जाता है? भूकंप लेखी द्वारा। किसके द्वारा? भूकंप लेखी द्वारा इनको क्या किया जाता है? मेजरमेंट इनका किया जाता है। अब देखिए, भूकंप क्या है, तड़ित क्या है, ये हमने देख लिया। अब इनसे बचने के उपाय क्या क्या करने चाहिए? जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया तो भूकंप से बचने के क्या क्या उपाय होंगे? पहला, भूकंप संभावित क्षेत्रों में मकान, इमारती लकड़ी के बनाए जाने चाहिए, ना कि भारी पदार्थ मिट्टी और पत्थर के। फिर अलमारियां इत्यादि दीवार में जड़ी होनी चाहिए, मतलब दीवारों से इनको जोड़ के रखना चाहिए। फिर दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक आदि को दीवारों पर सावधानी पूर्वक लटकाओ ताकि भूकंप के समय ये वस्तुएं ना गिरें। अच्छे से इनको लगाना चाहिए। और भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः अग्निशामक का भी उपयोग, मतलब अग्निशामक की भी व्यवस्था रखनी चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए अगर तड़ित हो रही है, जैसे तड़ित आ गई, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, देखिए, जैसे ही मान लीजिए तड़ित आया, मतलब बिजली अगर गिर रही है, तो इस समय आप मकान या किसी आश्रय स्थल में हैं तो वहीं रहें, मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस दौरान बस या कार में हैं तो इन्हीं के अंदर रहें, बाहर नहीं निकलें। इस समय में केवल मोबाइल का उपयोग ही करें, ठीक है ना। इस दौरान कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज आदि विद्युत उपकरण के प्लगों को सॉकेट से बाहर निकाल दें। मैंने बताया था ना, करंट आने के चांसेस होते हैं। तो ये था कि अगर आपके भूकंप आ जाए तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगला देखिए, सौरमंडल और तारामंडल में हमारे पास जो अच्छे प्रश्न हैं वो क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, तारामंडल किसे कहते हैं? तो पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को ही तारामंडल कहते हैं, जिनको आप पहचान सकते हैं। ग्रीष्मकालीन तारामंडल का नाम लिखिए। अर्सा मेजर अथवा सप्तऋषि, देखते हैं ना आसमान में सप्तऋषि। फिर अर्सा मेजर में कितने तारे चमकीले दिखाई देते हैं? 7 सप्तऋषि। उपग्रह क्या है? ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ही उपग्रह कहेंगे। कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? मनुष्य द्वारा बनाए गए उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इन्हें मनुष्य ने बना के भेजा है ना, जिनसे टीवी वगैरह आपके चलते हैं। फिर ग्रहों में पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी कौन सा है? शुक्र। फिर सबसे अधिक चमकीले ग्रह का नाम बताइए? ये भी शुक्र है। फिर ग्रहों को सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला देखिए, ये है पूर्णिमा के दिन पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य की आपेक्षिक स्थिति क्या होती है? पूर्णिमा के दिन पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य के बीच होती है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है। अमावस्या के दिन पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य की स्थिति क्या होती है? तो अमावस्या के दिन चंद्रमा, इसमें पृथ्वी बीच में था, अब देखिए चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या चंद्रमा का अपना वायुमंडल है? जी नहीं, नहीं है। उस अंतरिक्ष यात्री का नाम लिखिए जिसने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 21 जुलाई 1969 को रखा था। तारे क्या होते हैं? तारे वे खगोलीय पिंड हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य है ना। सौर परिवार के सबसे गर्म ग्रह का नाम लिखिए। सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है? शुक्र। धूमकेतु किसे कहते हैं? धूमकेतु वह पिंड है जिनकी एक लंबी चमकीली पूंछ होती है, जो अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। शूटिंग स्टार या उल्का क्या है? ये धूमकेतु, उल्का बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिए। कम अवधि के लिए आकाश में दिखाई देने वाली एक चमकीली धारी को, चमकीली सी धारी निकलती है ना, रात को देखा होगा आपने, को शूटिंग स्टार या टूटता तारा अथवा उल्का भी कहते हैं।
तो ये तो परिभाषाएं हो गई। अब देखिए ये एक बड़ा प्रश्न आ सकता है, तारा और ग्रह में अंतर बताइए। तो आप जब भी अंतर आए तो एक के याद कर लीजिए, दूसरे का उसका उल्टा लिख दीजिए, बस इतना सा काम है। जैसे देखिए तारों का अपना प्रकाश होता है जिससे चमकते हैं, इनका नहीं होता। तारे टिमटिमाते हैं, ये नहीं टिमटिमाते। तारे असंख्य होते हैं, ये केवल 8 ही हैं, है ना। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, तो ये उल्टा करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। तो एक याद कर लीजिए और उसके उल्टे लिख दीजिए। तारे पृथ्वी से दूर होने के कारण छोटे होते हैं, ये पास होने के कारण बड़े होंगे। ये गैसों से बने होते हैं, ये चट्टान और धातुओं के बने होते हैं। तो ये इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। उसके बाद देखिए एक आता है उपग्रह क्या है, उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक कौन से हैं? प्राकृतिक उपग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और ग्रह के चारों ओर चक्कर काटते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा, ये देखिए अपने आप बने हैं ना, चंद्रमा पृथ्वी के ओर चारों चक्कर लगाता है, प्राकृतिक उपग्रह हुआ। जबकि कृत्रिम उपग्रह कौन सा होता है? मानव द्वारा ये बने होते हैं और ये किसके? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे इनसैट फर्स्ट, इनसैट बी, कल्पना फर्स्ट, कोई से भी 2 आप इनमें से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने उल्का उल्का पिंड वगैरह देख लिया था। अब देखिए वायु तथा जल का प्रदूषण, इसमें से बहुत आसान प्रश्न आने वाला है कि वायुमंडल क्या होता है, प्रदूषण कैसे होंगे और उनको कैसे बचाएंगे। एक बार देख लीजिए जो प्रश्न है। जैसे वायुमंडल क्या है, तो गैसों का आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? 78, 78% नाइट्रोजन है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी है? 21% है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन ही है। अगला देखिए, उस अम्लीय गैस का नाम लिखिए जो स्थायी रूप से फेफड़ों को खराब कर देती है। सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। CFC का कहाँ उपयोग होता है? AC और रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग होता है, ठंडा करने में। कुछ जल प्रदूषकों के नाम लिखिए। जैसे जल में क्या क्या चीज़ें प्रदूषक होती हैं? जैसे विषैला रसायन, कूड़ा करकट, वाहित मल, पॉलीथीन, थैलियाँ। जल कैसे कैसे गंदा होगा, कोई भी नाम लिख दीजिए। प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां जैसे टाइफाइड, हैजा, पोलियो, हेपेटाइटिस, 2-3। गंगा सफाई अभियान का क्या उद्देश्य है? कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करना, है ना। जल को शुद्ध करने वाले रसायनों के नाम लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्लोरीन की गोलियों से भी पानी को साफ कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से, ओजोन से और आयोडीन गैस से। क्लोरीकरण क्या है? क्लोरीन अभी पढ़ा ना, जल में क्लोरीन गैस गुजार कर रोगाणुओं को मारना ही क्लोरीकरण कहलाता है। ठीक है। जब बचत का मूल मंत्र क्या है? जल बचत का कम उपयोग, वही देखिए पुनः उपयोग, पुनः चक्रण जल बचत का मूल सिद्धांत है। ठीक है। आजकल अब देखिए इसमें एक प्रश्न है, जैसे आजकल विभिन्न रोग जल प्रदूषण के कारण होते हैं। आप अपने स्तर पर इसे कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? देखिए जल प्रदूषण से हैजा, पीलिया, अतिसार। कम करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे कूड़ा करकट, पॉलीथीन को पानी में नहीं फेंकेंगे, जलाशयों में नहाएंगे नहीं, जानवरों को उनमें नहलाने के लिए नहीं लेके जाएंगे, कपड़े नहीं धोना उसमें, लोगों को बताना कि स्वच्छ जल का क्या क्या उपयोग है। मतलब आप आपकी तरफ से भी लिख सकते हैं ये, है ना। फिर ऐसे वायु प्रदूषण के क्या क्या हानिकारक प्रभाव होंगे? तो देखिए जैसे इसके कारण दमा, खांसी जैसे सांस की बीमारियां होंगी। वायु प्रदूषण है तो सांस से ही जाएगा। सीसा, धूल कणों के कारण अंतःश्वसन द्वारा कैंसर भी हो सकता है और यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर को भी कम कर देता है। तो ये कुछ वायु प्रदूषण के हो गए। तो इस तरह से हमने इसमें जो प्रश्न देखे, इसके बाद एक प्रश्न आता है पौधा घर प्रभाव। ये अच्छा प्रश्न है। देखिए एक ये और देख लीजिए, पौधा घर प्रभाव क्या है, का हमारे लिए क्या महत्व है। तो देखिए पौधा घर प्रभाव क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पौधा घर गैस द्वारा सूर्य की अवरक्त किरणों को सोखने से पृथ्वी के वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है कि ये गैस हमारे वातावरण में एक ऐसी इसने कवरिंग बना ली है, एक ऐसा इसने चारों ओर अपना एक क्षेत्र बना लिया है कि इसमें से सूर्य की किरणें आ तो जाती हैं लेकिन निकल नहीं पाती। तो तापमान जो है वो गर्म होता जा रहा है, हमारी धरती गर्म होती जा रही है। इसी को ही पौधाघर प्रभाव कहते हैं। इस परिघटना को ही पौधाघर प्रभाव कहते हैं। इसका महत्व क्या है? देखिए पृथ्वी पर जीवन के लिए है, उचित तापमान बनाए रखने में सहायक है। इसके कारण ग्लेशियर पिघल जाते हैं जो पूरे वर्ष नदियों को चार्ज करते रहते हैं और ठंडे प्रदेशों में वनस्पतियों को भी इसके द्वारा उगाया जाता है। अब इसके बाद ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको बताएं कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, और इनको अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से याद करके जाइएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ हमेशा
खड़ा हूं। आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों से कहीं ना कहीं आपके घर वालों की सबकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। कुछ दिन की और मेहनत है, 2-3 पेपर बचे, अच्छे से तैयारी कीजिए। और अभी भी अगर आपने अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे लायक कुछ भी आपको लगे कि सर से पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिए। जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।